नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का हमारा 11वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में काकतीय शासकों के बारे में, काकतीय वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काकतीय थे कौन। काकतीय वारंगल के थे। वारंगल जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वो वारंगल का क्षेत्र कहलाता था। वारंगल के चालुक्य जो थे अन्नम देव, काकतीय ने बस्तर के छिंदक वंश के राजा हरिश्चंद्र को 1313 में परास्त किया और बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी मधोंता को बनाया। अन्नम देव 1324 में सत्तासीन हुआ। उसने दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। यह काकतीय वंश 1948 ईस्वी तक शासन करता है बस्तर में। अब देखते हैं एक एक शासकों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हैं अन्नम देव। दंतेवाड़ा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे हम दंतेवाड़ा अभिलेख के नाम से जानते हैं, जिसमें बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक अन्नम देव को कहा गया है और इसी में ही अन्नम देव को अन्नम राज भी कहा गया है। इनकी पत्नी का नाम सोनकुंवर चंदेलिन थी। वारंगल का एक शिलालेख है। वारंगल के शिलालेख में भी अन्नम देव को बस्तर के काकतीय का संस्थापक बताया गया है तथा इनकी राजधानी मधोंता दंतेवाड़ा को बताया गया है। आज भी बस्तर के गीतों में अन्नम देव को चालकी वंश का राजा बताया गया है। अन्नम देव ने तराला ग्राम में माँ दंतेश्वरी का एक भव्य मंदिर बनवाया। ऐसा कहानी है, पौराणिक कथा या जैन किंवदंतियों के अनुसार यह माना जाता है कि अन्नम देव से माँ दंतेश्वरी प्रसन्न होकर वरदान दी थी कि जहाँ तक वे साथ जाएंगे उनका राज्य फैलते जाएगा। शर्त यह थी कि राजा को मुड़कर नहीं देखना था। अन्नम देव और माता उत्तर की ओर चलते हैं। वे चलते चलते शंकिनी और डंकिनी के संगम पर पहुँचे। नदी पार करते समय जल में डूबे माता के पायल रेत में धंस जाते हैं और उनके पायल के घुंघरू की आवाज़ बंद हो जाती है। अन्नम देव को ऐसा लगता है कि शायद मैया पीछे नहीं आ रही है। इस भ्रम में राजा ने पीछे मुड़कर देख लिया। अपने वचन के अनुसार मैया वहीं स्थिर हो जाती है और उन्होंने अपना वस्त्र फैला दिया। उसी स्थान पर अन्नम देव ने 6 भुजाओं वाली काली ग्रेनाइट पत्थर से माँ दंतेश्वरी की अद्वितीय प्रतिमा स्थापित कर दी। दंतेश्वरी माता बस्तर क्षेत्र की कुल देवी हैं। उनके दर्शन के लिए लुंगी व धोती पहनकर जाना होता है। सिले हुए वस्त्र पहनकर जाना इस मंदिर में वर्जित है। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं माँ दंतेश्वरी का मंदिर, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, शंकिनी और डंकिनी नदी के संगम पर। तो इतना हमने जाना अन्नम देव के बारे में। उसके बाद जो शासक होते हैं वो है हमीर देव। हमीर देव के बारे में ओडिशा के इतिहास में इनका वर्णन मिलता है। एक और शासक आते हैं जिनका नाम है भैरव देव। भैरव देव, इनकी पत्नी का नाम जो है मेघावती थी। मेघावती आखेट विद्या में निपुण थी। मेघावती की स्मृति में आज भी बस्तर में मेघा साड़ी प्रचलित है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव का शासनकाल 1468 से 1534 ईस्वी तक रहता है तथा इसने अपनी राजधानी मधोंता से बस्तर स्थानांतरित कर दी। बस्तर का दशहरा गोंचा पर्व, बस्तर की रथ यात्रा का प्रारंभ इन्होंने ही करवाया। कहानी यह थी कि पुरी से वापस लौटते समय पुरी के शासक ने पुरुषोत्तम देव को 16 पहिए वाला रथ भेंट किया और उन्हें रथपति की उपाधि दी। उन्होंने 16 पहिए के रथ में से 4 पहिए को
भगवान को अर्पित किया। बाकी बचे 12 पहिया अपनी कुल देवी माँ दंतेश्वरी को अर्पित किया। रथ खींचने का कार्य धुरवा एवं मेरिया जनजाति के लोग करते हैं। इतना हमको इस रथ के बारे में याद रखना है। उसके बाद जो अगले शासक आते हैं वे है प्रतापराज देव। प्रतापराज देव के समय बहमनी साम्राज्य के गोलकोंडा के शासक थे कुतुब शाह। इन्होंने बस्तर पर आक्रमण कर दिया। कारण यह था कि बस्तर वन संसाधन, खनिज संसाधन से भरपूर था, जिसके कारण वे बस्तर को हथियाना चाहते थे। और इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि युद्ध में कुली कुतुब शाह की बुरी तरह हार हो जाती है और प्रतापराज देव युद्ध जीत जाते हैं। अब जो अगले शासक रहते हैं वो है जगदीश राज देव। इनके बारे में यह बताया गया है कि इस समय गोलकोंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा जगदीश राज देव जब शासक थे बस्तर के, उस समय अब्दुल्ला कुतुब शाह बस्तर पर आक्रमण कर देते हैं। इसमें भी वही परिणाम होता है कि बस्तर के काकतीय शासक जगदीश राजदेव विजय हो जाते हैं, अर्थात अब्दुल्ला कुतुब शाह की बुरी तरह हार हो जाती है। फिर जो अगले शासक रहते हैं इनके पुत्र वीर सिंह देव बनते हैं। इनका शासनकाल 1654 से 80 तक चलता है, 1680 ईस्वी तक। इन्होंने राजपुर जगदलपुर का दुर्ग बनवाया था। राजपुर का किला इन्होंने ही बनवाया था। राजपुर जगदलपुर में है, जगदलपुर का दुर्ग जो है इन्होंने ही बनाया था कि इन्होंने वीर सिंह देव ने। इनके बाद 3 महत्वपूर्ण शासकों का नाम याद रखना है, राजपाल देव, चंदेल मामा और दलपत देव। राजपाल देव के बारे में हम जानें तो बस्तर के पुराणों में इनका नाम रक्षपाल देव के नाम से लिखा हुआ है और इनकी उपाधि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती इन्होंने अपनी उपाधि धारण की। राजपाल देव जो थे माँ दंतेश्वरी या हम कहें माँ माणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। ये माणिकेश्वरी देवी माँ माँ दंतेश्वरी देवी का ही स्वरूप माना जाता है। अब राजपाल देव की अचानक मृत्यु के बाद इनका शासन जो जाता है चंदेल मामा के पास। राजपाल देव की 2 पत्नियां थीं, बघेलिन रानी और चंदेलिन रानी। बघेलिन रानी के पुत्र थे दखिन सिंह और चंदेलिन रानी के पुत्र थे प्रताप सिंह देव और दलपत देव। राजपाल देव की अचानक मृत्यु हो जाती है और शासन चले जाता है चंदेल मामा के पास, क्योंकि जो चंदेलिन रानी के जो पुत्र रहते हैं वो अल्पवयस्क रहते हैं, तो इसलिए शासन चले जाता है चंदेल मामा के पास। और राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात चंदेल मामा जो रहते हैं कूटनीति से बस्तर के काकतीय गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं। इस समय राजपाल देव के जैसे भी हमने बताया कि पुत्र जो रहते हैं वो अल्पवयस्क रहते हैं। फिर जब दलपत देव वयस्क हो जाते हैं तब वे चंदेल मामा को बोलते हैं काकतीय गद्दी को छोड़ने, लेकिन चंदेल मामा जो रहते हैं वो मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद 1731 ईस्वी में दलपत देव ने चंदेल मामा की हत्या कर देते हैं और खुद काकतीय गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर दलपत देव के बारे में जानें तो दलपत देव का शासनकाल 1731 से 1734 तक रहता है। इसके शासनकाल में रतनपुर राज्य भोसले के अधीन हो गया रहता है। जो रतनपुर का साम्राज्य था, जो रतनपुर का राज्य था, वो नागपुर के भोसलों के अधीन इस समय आ जाता है। इनके शासनकाल में भोसले वंश के सेनापति नीलू पंत ने पहली बार आक्रमण किया और वह असफल रहा।
भोसले वंश का सेनापति रहता है नीलूपंथ, और इस समय जो भोसले का शासक रहता है वो है रघुजी। रघुजी का सेनापति नीलूपंथ के नेतृत्व में बस्तर में प्रथम बार आक्रमण किया जाता है, परंतु दलपत देव इस युद्ध में जीत जाते हैं और हार हो जाती है नीलूपंथ की। नीलूपंथ के साथ इस युद्ध में जयपुर का शासक विक्रम देव भी शामिल रहता है। फिर इसके बाद जो 1771 रहता है, 1771 ईस्वी में इस समय दलपत देव ने मराठों से भयभीत होकर काकतीय राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर देते हैं, क्योंकि देख रहे थे कि लगातार आक्रमण की रणनीति बन ही रही थी बस्तर में, जिसके कारण इन्होंने अपना राजधानी स्थानांतरित कर देते। कहाँ? बस्तर से जगदलपुर। सबसे पहली राजधानी मधोनता, फिर पुरुषोत्तम देव ने बस्तर ले जाते हैं राजधानी, फिर दलपत देव जो रहते हैं बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित करते हैं। युद्ध में असफल मराठों ने बस्तर प्रवेश हेतु व्यापार की नीति अपनाते हैं। युद्ध में असफल हो जाते हैं, जिसके बाद मराठे जो रहते हैं वो बस्तर प्रवेश के लिए व्यापार नीति अपनाते हैं। मराठों ने बंजारों द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार का बस्तर में प्रसार किया। और दूसरा जो पॉइंट है, बंजारे जो थे क्या लेकर आते हैं? नमक एवं गुड़। नमक और गुड़ लेकर आते हैं व्यापार करने के लिए, और वस्तु विनिमय व्यापार करते हैं। कहाँ? बस्तर में। फिर दलपत देव ने जगदलपुर में दलपत सागर झील बनाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील माना जाता है। फिर दलपत देव की मृत्यु के बाद जो शासन जाता है वो जाता है अजमेर सिंह को, जो कि इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। दलपत देव के दो पुत्र रहते हैं, अजमेर सिंह और दरियादेव। दलपत देव ने अपना शासनकाल में अजमेर सिंह को डोंगर का गवर्नर बना दिया रहते हैं, और इस समय अजमेर सिंह बहुत हलवाओं के प्रिय बन जाते हैं, जिसके कारण जो शासन जाता है अजमेर सिंह को जाता है। परंतु दरियादेव जो था वो सत्ता लोभी था। ये बस्तर का काकतीय गद्दी हथियाना चाहता था, जिसके कारण अब जैसे कि दरियादेव को गद्दी नहीं प्राप्त होती, अजमेर सिंह को प्राप्त होती है, तो जिसके कारण दरियादेव जो रहता है वो मराठों और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बस्तर पे आक्रमण करता है, जिसे हम हलवा विद्रोह के नाम से जानते हैं। हलवा विद्रोह का कारण देखें तो डोंगर के हलवाओं से अपने अपमान का बदला लेना और अजमेर सिंह को मारकर काकतीय गद्दी पर बैठना इस विद्रोह का कारण था और उद्देश्य था। युद्ध में सबसे पहले जो युद्ध करता है दरियादेव स्वयं करता है। किससे? अजमेर सिंह से। इस युद्ध में दरियादेव की पराजय हो जाती है, जिसके बाद इसने तीन शासकों से गठबंधन करता है। पहला जयपुर के शासक विक्रम देव से, फिर नागपुर के मराठा से और ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन से के साथ मिलकर दरियादेव ने पुनः अजमेर सिंह पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में अंततः अजमेर सिंह की हत्या हो जाती है और शासन चले जाता है दरियादेव के पास। 6 अप्रैल 1777 या 1778 6 अप्रैल 1778 में दरियादेव ने कोटपाड़ की संधि की, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखें कि बस्तर नागपुर की रियासत के अंतर्गत रतनपुर के अधीन आ गया। इसने मराठों की अधीनता स्वीकार की और प्रतिवर्ष 59,000 टकोरी देना स्वीकार किया। इसी के समय बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना। 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष इन्हीं के समय होता है। इसका प्रमुख कारण ये था कि कैप्टन ब्लंट पहले अंग्रेज यात्री थे जो
1795 में इन्हीं के काल में बस्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पहुँचे थे। परंतु जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने वहाँ कैप्टन ब्लंट को सीमा पर ही रोक दिया। ये बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए परंतु कंकर तक की यात्रा की। फिर जो अगला शासन जाता है वो जाता है इनके ही पुत्र महिपाल देव को। अब हम महिपाल देव के बारे में जाने तो ये दरिया देव के बड़े पुत्र थे। इन्होंने भोसले वंश को टकोली देने से मना कर दिया। महिपाल देव ने रतनपुर के वेंकोजी भोसले को संदेश भेजा कि बस्तर लुटेरे बस्तर जो है लुटेरे भोसलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, जिससे वेंकोजी भोसले को गुस्सा आ जाता है। तत्पश्चात बस्तर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वेंकोजी भोसले ने अपने सेनापति रामचंद्र भाग के नेतृत्व में बस्तर पर आक्रमण कर देता है। इसका परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि सर्वप्रथम रामचंद्र भाग ने कांकेर के राजा को पराजित किया। उसके पश्चात कांकेर के राज्य होते हुए वह अपनी सेना के साथ बस्तर की राजधानी पहुंचा और जगदलपुर के किले पर चढ़ाई कर दी या घेर लिया उस किले को। फिर इस युद्ध में महिपाल देव पराजित हो जाता है और इसका वास्तविक जो परिणाम होता है वो यह होता है कि महिपाल देव को सालों की टकोली के बदले सिहावा परगना मराठों को देना पड़ता है। और वर्तमान से जो रिलेट करके देखें तो ये सिहावा वाला जो क्षेत्र है वह मध्य छत्तीसगढ़ के अधीन जो अंतर्गत जो धमतरी जिला है उसका हिस्सा बन जाता है। फिर उसके बाद महिपाल देव के समय ही परलकोट का विद्रोह होता है 1825 में, जिसका कारण होता है अबुझमाड़ियों का शोषण। और इसके जो नेतृत्व करता है वो गेंद सिंह होते हैं। परिणाम 4 जनवरी 1825 को आदिवासी क्रांतिकारी चांदा से लेकर अबुझमाड़ तक अंग्रेज व मराठा अधिकारियों पर हमला बोल देते हैं और इसका दमन जो है कैप्टन पेबे ने कहते हैं। और इसका जो वास्तविक जो परिणाम देखें तो 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हो जाती है। महिपाल देव के दो पुत्र रहते हैं, एक है भूपाल देव, एक है दलगजन सिंह। भूपाल देव बस्तर की गद्दी पर बैठता है। महिपाल देव के बाद कौन बैठता है? भूपाल देव। इनके शासनकाल में मेदिया व तारापुर का विद्रोह होता है। दलगजन सिंह जो था वो भूपाल देव का सौतेला भाई था। तारापुर परगने का अधिकारी दलगजन सिंह को नियुक्त किया जाता है और इस समय जो आदिवासी थे, मांझी आदिवासी, तारापुर में निवास करते थे। जैसे कि हमने देखा कि तारापुर परगने का अधिकारी भूपाल देव का बड़ा भाई दलगजन सिंह रहता है। तारापुर के माझी आदिवासियों ने भूपाल देव के साथ मिलकर कर देना बंद कर दिया तथा जगबंधु दीवान को बंदी बना लिया गया। परिणाम क्या होता है? दीवान जगबंधु ने नागपुर की सेना के सहयोग से दलगजन सिंह को गिरफ्तार कर 6 माह नागपुर की जेल में रख देता है। फिर नागपुर ये जो रहता है तारापुर विद्रोह, ये बस्तर का प्रथम सफल विद्रोह माना जाता है। फिर आता है मेदिया विद्रोह। मेदिया विद्रोह भूपाल देव के समय ही होता है। मेदिया विद्रोह और स्थान रहता है दंतेवाड़ा और नेतृत्व जो करता रहता है वो हिडम्मा माझी रहता है। इसका दमन कर्नल मैकफर्सन
या इसके जांचकर्ता जो रहते हैं वो कर्नल मैकफर्सन रहते हैं। नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में इस विद्रोह को किया जाता है और इसका परिणाम यह असफल रहता है, यह विद्रोह। फिर अगला जो देखें, अगला शासक बनते हैं भैरम देव। भैरम देव के समय 4 विद्रोह होता है। पहला लिंगागिरी का विद्रोह 1856, फिर कोई विद्रोह 1859, फिर मुरिया विद्रोह 1876, फिर रानी चौरीस का विद्रोह 1878 से 86। ये भैरम देव जो था ये अंग्रेज़ों के अधीन पहला शासक था। इसके शासनकाल में 1856 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट जो पहला यूरोपीय है बस्तर आया था। और इसके बारे में विद्रोह जान लिए कि कौन कौन सा विद्रोह रहता है। फिर उसके बाद देखें तो रानी चौरीस का विद्रोह रहता है जो कि भैरम देव की पत्नी रहती है। इन्होंने इस कारण से विद्रोह किया, भैरम देव जो रहते हैं और रानी चौरीस के कोई पुत्र नहीं रहते हैं, जिसके कारण भैरम देव की दूसरी शादी की बात उठती है, जिससे नाराज़ होकर रानी चौरीस विद्रोह कर देती है। यह विद्रोह 8 वर्षों तक चलता है। फिर ब्रिटिश सरकार के प्रतिवेदन पर वह स्वयं विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसलिए रानी चौरीस को छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोहिणी महिला कहा जाता है। फिर जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव का जन्म 1885 को होता है तथा मृत्यु 1921 को होता है। इनकी पत्नी जो रहती है वो चंद्र कुमारी देवी रहती है और पुत्री का नाम प्रफुल्ल कुमारी देवी। इन्होंने अपनी शिक्षा रायपुर के राजकुमार कॉलेज से प्राप्त की। इनकी माता प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। इनका राज्याभिषेक 1908 में हुआ। इसने रुद्र प्रताप देव पुस्तकालय की स्थापना करवाई, सड़कों का निर्माण कराया और जगदलपुर को चौराहों का शहर बनवाया। यह महत्वपूर्ण है कि जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया। तो यूरोपीय युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने के कारण रुद्र प्रताप देव को एक उपाधि दी जाती है अंग्रेज़ों को द्वारा, सेंट ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम का अर्थ होता है ईसा मसीह। 1910 में इनके शासनकाल में एक विद्रोह होता है जिन्हें हम भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भूमकाल विद्रोह का कारण देखें तो बहुत, जैसे आदिवासियों का शोषण हो गया और लाल कालिंद सिंह और राजमाता सोन कुंवर की उपेक्षा हो गया, अर्थात उचित सम्मान ना मिलने का कारण यह विद्रोह होता है। कब? 1910 में। अब इसके बाद देखें, इसके बाद जो शासिका जो बनती है वो है प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिन्हें छत्तीसगढ़ एवं बस्तर की प्रथम महिला शासिका, प्रथम वह एकमात्र महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। 1927 में प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह मयूरभंज के राजकुमार प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से होता है। प्रफुल्ल कुमारी देवी के नाम का उल्लेख द इंडियन वुमेनहुड पत्रिका में मिलता है और इनका मृत्यु जो है लंदन में अपेंडिसाइटिस नामक रोग से हो जाती है तथा इनके बाद जो शासन जाता है वो इनके पुत्र को जाता है प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये अंतिम काकतीय शासक माने जाते हैं जिनका 12 वर्ष की उम्र में राज्य अभिषेक हो जाता है। सबसे कम उम्र के प्रसिद्ध विधायक थे ये। 1966 में गोलकोंडा में इनकी मृत्यु हो जाती है
और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 1948 में बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय हो जाता है। उस समय ये शासक रहते हैं। इन्होंने बस्तर का भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर करते हैं। कब? 1 जनवरी 1948 को। प्रवीर चंद्र भंजदेव द्वारा लिखी गई किताबें 2 किताबें हैं, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड और लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। ये 2 किताबें प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में मतलब उनके द्वारा लिखी जाती हैं। आज का ये काकतीय शासक काकतीय वंश जो था वो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन पर दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।